हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आप सभी के सामने जो हमने थ्योरी पिछले लेक्चर तक पढ़ ली थी। हमने सीख लिया था कि रदरफोर्ड ने किस तरह से गोल्ड फॉइल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मैंने दे दिया था कि आप एक एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया, उससे ऊपर काम किया। और स्टूडेंट्स ड्रॉबैक भी आपको बता दिए थे कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वो स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता था, और इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी डिफाइन नहीं कर सकता था किसी एटम के। तो उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या हुआ कि एक नए साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल, जिनका नाम था मैक्सवेल। आज हम देखने वाले हैं कि मैक्सवेल ने क्या बताया था, मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सवेल जी ने आए थे तो इन्होंने क्या बात बताई थी। मैक्सवेल ने जब रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया मीटिंग के अंदर, तो मैक्सवेल जब आए तो मैक्सवेल ने कहा कि आप कह रहे हैं साहब कि बीच के अंदर तो न्यूक्लियस होता है, चलिए बात मान गए, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है। ऐसे ऐसे मान रहे हैं हम कि इसके चारों ओर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर यहाँ घूमता हुआ चला गया, फिर यहाँ आ गया वो इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ घूमता घूमता यहाँ तक चला गया है स्टूडेंट्स, अंदर तक। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अंदर तक चला गया वो इस तरह से, और ये वाला भी अंदर तक चला गया। तो इन्होंने ये बात बताई कि सही है, मैं मानता हूँ आपकी बात कि बीच के अंदर न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल होगी, कि अगर सर इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है और वो चारों तरफ घूम रहा है तो घूमते घूमते क्या उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होगी? और एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो एक टाइम के बाद में वो घूमता 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 अपनी एनर्जी इतनी कम कर देगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, क्योंकि उसके पास में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी। ये बात मैक्सवेल ने बताई, लेकिन रदरफोर्ड कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है, एज इट्स नॉट ट्रू, ऐसे बताया उन्होंने। तो रदरफोर्ड मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमता है, एंड इट विल इमिट रेडिएशन, और ये क्या करता है, इमिट करता है रेडिएशंस को। आप कह सकते हैं कि इमिट करता है एनर्जी को, ड्यू टू विच इट्स एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, इसके कारण उसकी जो एनर्जी है वो गिर जाएगी, और सो इट शुड फॉल डाउन एट द एंड इनटू द न्यूक्लियस। तो इसके कारण जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा मैक्सवेल जी ने कहा था स्टूडेंट्स। ये मैक्सवेल की थ्योरी है। छोटी सी आ सकती है कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द मैक्सवेल, तो आप इसके ऊपर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इतना काम होने के बाद में नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील्स बोर, और इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। मतलब इन्होंने कुछ परिणाम के लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना, एक इमेजिनेशन करना। तो इन्होंने अपनी एक इमेजिनेशन दी थी स्टूडेंट्स। वो इमेजिनेशन क्या थी पहले समझते हैं, फिर लिखेंगे। इन्होंने बताया कि जो एटम होता है उस एटम के बीच के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इस पॉइंट को लिखेंगे हम पहले। देखिए, नील्स बोर गेव अ हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को समझाने के लिए उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। द एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। अब देखिए वो क्या क्या अजम्पशंस थे जो इन्होंने दिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पहला अजम्पशन था साहब क्या, कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, बिल्कुल बीच में होता है, एन एटम इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आर प्रेजेंट। यही बात बताई मैंने अभी अभी आपको, सेम टू सेम बात। नेक्स्ट बात देखिए स्टूडेंट्स, और इन्होंने बताया कि बीच के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ बहुत सारे पाथ बने हुए होते हैं, गोल गोल, अलग अलग रेडियस पे। जैसे कि इतनी रेडियस पे ये वाला पाथ है, फिर नेक्स्ट रेडियस पे ये वाला पाथ है, फिर नेक्स्ट रेडियस पे ये वाला पाथ है, ये वाला, और फिर उसके आगे पाथ पे और
वाला दूसरा वाला पार्ट है, जितनी आपकी रेडियस होगी उतना ही आपका क्या होगा, पाथ होगा, ये इन्होंने बताया। और इन पाथ्स के अंदर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये बात इन्होंने बताई। ठीक है, देखिए द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डेफिनेट पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, दिस डेफिनेट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। इन डेफिनेट पाथ्स को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, या फिर इन्हें हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इन जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। सबसे अंदर वाला जो है वो n इक्वल टू 1 होगा, उससे अगला वाला n इक्वल टू 2 होगा, उससे अगला वाला n इक्वल टू 3 और उससे अगला वाला n इक्वल टू 4 होगा स्टूडेंट्स। इस तरह से क्या है कि इसके ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं। देखिए इस टाइप से, देखिए बीच में तो न्यूक्लियस है ही, और चारों तरफ n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4। जो फर्स्ट वाली है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, देन सेकंड ऑर्बिट, देन थर्ड ऑर्बिट, देन द फोर्थ ऑर्बिट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या कही थी नील्स बोर ने, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स की। जो n इक्वल टू 1 वाली जो हमारी ऑर्बिट होती है ना स्टूडेंट्स, उसकी सबसे कम एनर्जी होती है, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है और जितना बड़ा ऑर्बिट बनता जाता है, उस सबसे बड़े वाले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ये कहता है ये वाला पॉइंट। देखिए पढ़िए, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट इंक्रीजेज, जैसे जैसे इंक्रीज होती है, with the increase in value of n, with the increase of value n and energy of orbit also increases। तो इनकी जो एनर्जी है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। के शेल n इक्वल टू 1 हैज़ लीस्ट एनर्जी, कि जो n इक्वल टू 1 वाला ऑर्बिट है सबसे छोटा, उसकी एनर्जी वो क्या है, सबसे छोटी होती है। चलिए पांचवा पॉइंट हम लोग समझते हैं, ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, समझिए स्टूडेंट्स कि इन ऑर्बिट्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम मैं समझाऊंगा आपको कि मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम उसको हम लोग डिनोट करते हैं mvr से, और ये हमेशा h/2 या फिर h/2 का मल्टीपल, मतलब कि 1h/2 या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2h/2 या फिर 3h/2 इसका इक्वल होता है। समझ रहे हैं, ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम, और ये h/2 या फिर इसके मल्टीपल के इक्वल हमेशा होता है स्टूडेंट्स। तो इसको लिख सकते हैं, इन दीज ऑर्बिट्स द एंगुलर मोमेंटम इज mvr इक्वल टू h/2 और इट्स मल्टीपल। आप ये याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, जहाँ पर m क्या होता है, मास होता है, v क्या होती है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या होता है, मास बता दिया, h क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांक्स कांस्टेंट, देखिए यहाँ पर लिख रखे हैं हमने प्लांक्स कांस्टेंट, एंड r क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये चारों के चारों मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं स्टूडेंट्स। तो क्या बोल रहा है, हैंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दिस ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू nh/2 कि जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2 होगा ना, उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा। समझ रहे हैं, ये लाइन है इसकी कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बताया था नील बोर ने। मैक्सवेल साहब ने ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमता रहे तो घूमते घूमते अपनी एनर्जी लॉस कर देगा और एक टाइम के बाद में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन नील्स बोर जब साथ में आए बाद में, तो इन्होंने बताया कि नहीं, अगर न्यूक्लियस यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, और अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, बस घूमता रहेगा, एनर्जी में चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ डेफिनेट ऑर्बिट्स। डेफिनेट ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हुए कोई चेंज नहीं आएगा उनकी एनर्जी के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए बहुत ही अच्छा है, इसको समझना स्टूडेंट्स, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। देखिए दोनों डायग्राम्स देखना, पहले फर्स्ट वाले डायग्राम को समझा रहा हूँ कि बीच में तो है न्यूक्लियस और ये है स्टूडेंट्स फर्स्ट वाली ऑर्बिट, इसको हम कहेंगे लोअर एनर्जी लेवल, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो लोअर एनर्जी लेवल, और इससे ऊपर वाली जो एनर्जी लेवल है इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स हायर एनर्जी लेवल। इन्होंने ये बताई बात नील्स बोर साहब ने कि अगर कोई लोअर एनर्जी लेवल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है और अगर आप उसको बाहर से कोई एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी पाके बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इसको हम कहेंगे एक्साइटमेंट स्टेज, क्योंकि इसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई और ये एक्साइटेड हो गया। समझ रहे हो आप, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड लेवल, एक्साइटेड स्टेज बोल सकते हो आप, एक्साइटेड स्टेज।
कि जब उसको एनर्जी मिल गई तो वो अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो गया है स्टूडेंट्स। वैसे ही इसका उल्टा भी होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऊपर वाले लेवल के अंदर हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही इसमें से आपने कुछ एनर्जी निकाल ली तो ये क्या करता है, अपने से नीचे वाले एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर जाता है। इस तरह से देखिए नीचे आ जाता है ये। तो ये डायग्राम है एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। इमिशन यानी होता है निकालना ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, जब लेता है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, ऑफ एटम, देन इट गोज टू हायर एनर्जी लेवल। तो ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। एंड और इफ इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन जब इमिट करता है एनर्जी, देन इट कम्स ऑर्बिट लोअर एनर्जी लेवल फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल स्टेज। ठीक है, तो ये यहाँ तक 7 हाइपोथेसिस नील्स बोर ने बताई थी। उसके बाद में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे नील्स बोर के। अब ऐसा तो बात है नहीं कि भाई सर्वगुण संपन्न था ये भी, इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां निकली थी। तो देखिए क्या क्या कमियां थी वो देखते हैं। दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या करें, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है एक, तो चलो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन अगर बहुत और ज़्यादा हो जाए, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये बात नील्स बोर नहीं बता पाए थे। नेक्स्ट देखिए क्या बताया था नील्स बोर ने, कि अगर दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल तो ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये आपस में मिलके किस तरह से एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, इसका प्रोसेस के बारे में नील्स बोर नहीं समझा पाए थे। तो सेकंड है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल बाय एटम्स थ्रू द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है कि इन दोनों केमिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। कि दो एटम्स से एक नया मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, इसके प्रोसेस के बारे में वो नहीं समझा पाए थे। तीसरी बात देखिए स्टूडेंट्स, लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे वो। क्या है कि स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एटम के अंदर एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो वैसे तो इन्होंने ये मान लिया कि एक ही लाइन का स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन एक बहुत हाई लेवल की अपरेटस होती है ना, हाई लेवल दूरबीन जिसे हम कहते हैं, हाई लेवल का जो टेलीस्कोप होता है जिससे चांद पर भी देखा जा सकता है, हाई लेवल का टेलीस्कोप लिया और उससे माइक्रोस्कोप लेकर या टेलीस्कोप लेकर, जो भी आप कहना चाहें, वैसे माइक्रोस्कोप लिया था, टेलीस्कोप नहीं लिया था, हाई लेवल का माइक्रोस्कोप लिया और उससे देखा स्टूडेंट्स इसके अंदर, एटम के अंदर, तो उन्हें दिखा कि एक लाइन नहीं बल्कि खूब सारे लाइन स्पेक्ट्रम नज़र आते हैं। एक ही नहीं बल्कि खूब सारे लाइन स्पेक्ट्रम नज़र आते हैं। तो नील्स बोर ये नहीं बता पाए थे कि जो इतने सारे लाइन स्पेक्ट्रम आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में वो नहीं बता पाए थे स्टूडेंट्स। तो देखिए, दिस लाइन स्पेक्ट्रम, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम इज अपीयर्ड इज मोर देन वन लाइन, एक से ज़्यादा लाइन्स के स्पेक्ट्रम थे बाय एपरेटस, क्योंकि एपरेटस से देखे थे। द रीज़न इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोर मॉडल, बोर मॉडल से नहीं हुए थे ये एक्सप्लेन। क्वेश्चन कैसे आता है, डिस्क्राइब द हाइपोथेसिस ऑफ सर नील्स बोर। सर नील्स बोर के द्वारा जो हाइपोथेसिस दी गई थी वो बताइए। तो आपको 7 के 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। डिस्क्राइब द ड्रॉबैक्स ऑफ नील्स बोर हाइपोथेसिस, तो ये तीनों ड्रॉबैक्स आपको लिखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आपसे करते हैं स्टूडेंट्स। वो नेक्स्ट बात क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ थ्योरी लिख रखी है, याद करने की नहीं है थ्योरी, बस ऐसे लिख रखी है मैंने कि वेरियस एलिमेंट्स आर इन्वेंटेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स खोजे गए। ठीक है, द सिंबल, जैसे सिंबल हम हाइड्रोजन का H लेते हैं, हीलियम का HE लेते हैं, तो सिंबल्स भी बहुत सारे बनाए गए। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, और बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर हैं और एलिमेंट्स क्या है कि आइडेंटिफाई किए गए बहुत बाद में। नाउ इट इज़ क्लियर, तो ये क्लियर होता है दैट ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हमारी दुनिया के अंदर हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, एटम्स से बनते हैं, ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, सो इट इज़ बीइंग ट्राइड टू अरेंज ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एलिमेंट्स। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अरेंज हुई स्टूडेंट्स, उनको रिलेटेड एलिमेंट्स के साथ में रखा गया। ये समझ रहे हैं आप बात को। इस कारण से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि बहुत सारे जब बन गए, क्या एलिमेंट्स जब खोज लिए गए खूब सारे, तो उनको अरेंज किया गया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन।
कि अब इतने सारे एलिमेंट्स खोज लिए गए थे पृथ्वी के ऊपर, तो उनका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी था कि भाई कौन सा एलिमेंट कैसा होता है, सबका क्लासीफाई करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो देखिए पढ़ते हैं एक एक करके, थोड़ी सी थ्योरी है इसकी कि 31 एलिमेंट्स वर नॉन टिल 1800, मतलब 1800 के अंदर सिर्फ 31 एलिमेंट मिले थे। देन 63 एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड टिल 1865, और 1865 तक 63 एलिमेंट्स मिले, ठीक है। एंड टुडे, और आज 114 एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। ऑल्दो सम एलिमेंट्स आर मैन मेड, यद्यपि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आदमी के बनाए हुए हैं, इंसान के बनाए हुए हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी अबाउट दिस एलिमेंट्स, तो इतने सारे एलिमेंट्स हो गए स्टूडेंट्स, तो इनकी स्टडी करना क्या है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, ठीक है। एक एक के बारे में आप पढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत मोटी किताब बन जाएगी। तो स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो क्या है कि इनकी स्टडी करना तो ज़रूरी है, छोड़ तो सकते नहीं है। तो स्टडी अबाउट फिजिकल, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में करना ज़रूरी था, ठीक है भैया। हैंस, इसीलिए देयर इज़ नेसेसिटी टू क्लासीफाई द एलिमेंट साइंटिस्ट, एलिमेंट्स यहाँ तक देखिए, हैंस देयर इज़ नेसेसिटी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, इस कारण से क्या हुआ कि इनके जो इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी हो गया। देयर इज़ नेसेसिटी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। इसके बाद पढ़िए, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप यहाँ तक लिखेंगे कि इसलिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत सारे हो गए थे और इनकी स्टडी करना मुश्किल हो गया था, इसलिए इनको अलग अलग जगह पर क्लासीफाई किया गया ताकि इनकी स्टडी ईजिली की जा सके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए, साइंटिस्ट हैव मेड एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिंपल एंड स्मूथ वे, साइंटिस्ट ने क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स को एक तरीके से अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? सिंपल एंड स्मूथ वे में अरेंज किया है। दिस क्लासिफिकेशन विल बी यूज्ड इन स्टडिंग न्यू एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, और ये जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है कि अगर इन एलिमेंट्स के बाद में भी कुछ एलिमेंट्स बाद में खोजे जाते हैं तो उनके लिए जगह छोड़ दी गई थी स्टूडेंट्स। ये अरेंजमेंट था पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट, समझ रहे हैं आप? पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट अभी हम बाद में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह छोड़ी गई है जहां पर फ्यूचर के अंदर एलिमेंट खोजे जाएंगे और उनको भरा जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस ने किया था और कैसे कैसे किया था, चलिए देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए स्टूडेंट्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड हाइपोथेसिस बाय साइंटिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स, कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे बहुत सालों से और हाइपोथेसिस दी, परिकल्पनाएं दी, और उसके बाद में उन एलिमेंट्स को जचाया, उनको सेट किया, जिनमें सबसे पहले इंसान थे हमारे डोबेराइनर। क्या नाम है? डोबेराइनर या फिर डोबेरिनर, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। इनका नाम था डोबेराइनर और इन्होंने क्लासीफाई किया था सबसे पहले कि एलिमेंट्स को आप ऐसे जचा सकते हो। सबसे पहले समझेंगे कि डोबेराइनर ने कैसे जचाया था एलिमेंट्स को। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स कि इन्होंने 3-3 के जोड़े बनाए, पहले समझिए उसके बाद लिखेंगे। इन्होंने 3-3 के जोड़े बनाए और किस टाइप से बनाए थे वो देखिए कि पहले इन्होंने लिखा लिथियम, फिर लिखा सोडियम और फिर लिखा इन्होंने पोटेशियम, ठीक है। इनके जमाए और साथ में इनके एटॉमिक वेट लिख दिए, इसका 7 होता है, इसका 23 होता है, इसका 39 होता है। और इन्होंने एक बात कही कि इसको ट्राइड्स कहेंगे हम। क्या कहेंगे? ट्राइड्स। जो 3-3 के जोड़े बनाए इन्होंने उसको हम कहेंगे ट्राइड्स। इन्होंने ये बताया कि ये इस टाइप से मैं जमाया हूँ कि फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले के एटॉमिक वेट को अगर आप ऐड करके और एवरेज निकालते हो, क्या? एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को आप ऐड करके और एवरेज निकालते हो, डिवाइडेड बाय 2 करने से एवरेज निकल जाता है स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा यहाँ पे? 46 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 23, कि अगर आप एवरेज निकालते हो तो आपको बीच वाले का एटॉमिक वेट मिल जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। यहाँ तो एग्जैक्टली 23 आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा सेट बनाया CaSr यानी कि सीरियम और Ba यानी कि बेरियम। इन्होंने ये सेट बनाया, इसका एटॉमिक वेट लिखा 40, इसका 88 और इसका लिखा है स्टूडेंट्स 137। कि इसके अंदर भी सेम काम होगा कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले से अगर मैं एवरेज निकालूं,
40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, तो स्टूडेंट्स कितना होगा यहाँ पर मैं देखता हूँ 177 डिवाइडेड बाय 2, और जब मैं इसको कट करता हूँ तो क्या आता है 8.5 आया स्टूडेंट्स समझ में आपके कि 8.5 आया, तो अप्रोक्स बीच वाले के इक्वल आएगा कि थोड़ा बहुत पॉइंट्स में फ़र्क हो सकता है लेकिन अप्रोक्स आ जाएगा। इन्होंने इस टाइप से सेट की है, लेकिन बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इन्होंने 3 का एक सेट बना दिया, 3 का दूसरा सेट बना दिया, और इन्होंने 3 का सेट एक और बना दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों का सेट बना दिया इन्होंने। लेकिन स्टूडेंट्स इसके आगे वो सेट नहीं बना सके, ये इनकी ड्रॉबैक थी इस थ्योरी की। तो देखिए आप यहाँ पर डोबेराइनर ने क्या बताया था। इन 1829 साइंटिस्ट डोबेराइनर मेड ग्रुप्स बाय टेकिंग थ्री एलिमेंट्स whose physical and chemical properties were same. There are called triads of डोबेराइनर। इन्हें हम कहते हैं डोबेराइनर के ट्रायड्स। ठीक है, वो ट्रायड्स कौन कौन से थे देखिए आप, ये टेबल बना लीजिए स्टूडेंट्स, ये टेबल आप बना लीजिए। ठीक है, इनके सामने मैंने इनका एटॉमिक वेट भी लिख दिया, और सेम काम करना है। सोडियम का कितना है 23 है, लिथियम का आप कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, और स्टूडेंट्स पोटेशियम का कितना 39। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि इन दिस ग्रुप द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, यानी कि बीच वाले का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट was 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 नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स। वो बाकी के दोनों के एवरेज के एटॉमिक वेट के इक्वल था। जैसे कि अभी अभी आपको मैंने समझा ही दिया कि लिथियम का और पोटेशियम का लेके एवरेज निकाल दो, कितना आएगा स्टूडेंट्स 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा स्टूडेंट्स 23 आएगा। और यही क्या है सोडियम का, यानी कि बीच वाले का एटॉमिक वेट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन्होंने ट्रायड्स को बताया। इन्होंने देखे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि राइट द थ्योरी ऑफ डोबेराइनर एंड ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। तो आपको थ्योरी बतानी है कि क्या क्या डोबेराइनर ने बताया था स्टूडेंट्स, और उसके बारे में आपको सारी थ्योरी देके एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तीनों सेट में से कोई भी एक सेट आप लर्न कर सकते हैं यहाँ पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सीरियम या फिर बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी एक सेट याद कर सकते हैं। दूसरा आता है व्हाट आर द ट्रायड्स। ट्रायड्स क्या होते हैं एक्सप्लेन कीजिए स्टूडेंट्स। ये होता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डोबेराइनर। डोबेराइनर का क्या प्रिंसिपल था, तो तब भी आपको डोबेराइनर की थ्योरी लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब देख लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डोबेराइनर कि इन्होंने ड्रॉबैक्स क्या क्या बताए थे। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ 3 ही सेट बना पाए वो, इसके अलावा भी खूब सारे एलिमेंट थे, लेकिन सबके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। तो डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 सच ट्रायड्स। डोबेराइनर सिर्फ और सिर्फ 3 ही सेट बना पाए थे। हैंस दिस लॉ वॉज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। इसलिए उनके जो ये लॉ था वो लॉ क्या हो गया स्टूडेंट्स, यूजफुल नहीं रहा। इनकी इस बात को देखते हुए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है उनका नाम था साइंटिस्ट का न्यूलैंड्स। क्या नाम था स्टूडेंट्स, न्यूलैंड्स। बोलिए न्यूलैंड्स, न्यूजीलैंड नहीं, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड इनका नाम था स्टूडेंट्स। और इन्होंने बताया बाद में कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। उन्होंने तो 3 बनाए थे, किन्होंने, डोबेराइनर ने तो, और इन्होंने 8 एलिमेंट को जमाया अपने साथ में, 8 एलिमेंट्स को जचाया। देखिए कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इन्होंने अपने साथ में 7 एलिमेंट्स को जचाया, और ऐसे कहा कि 7 के बाद में जो 8th एलिमेंट आएगा ना, 7 के बाद में जो 8th एलिमेंट जो भी आएगा उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इस फर्स्ट वाली की जैसी होगी। क्या कि फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है और 8th एलिमेंट जो भी यहाँ पर मैं लिखूंगा उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वाले के जैसे बिल्कुल सेम टू सेम होगी। और ऐसे ही बहुत सारे सेट बनाए जा सकते हैं। ये सेम टू सेम वैसे ही था स्टूडेंट्स कि हम सा रे गा मा पा पढ़ते हैं, सा रे गा मा पा धा, 7 सुर हमने पढ़ लिए, लेकिन जो 8वां सुर आता है वो क्या आता है, सा। समझ रहे हैं आप, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब जो सा स्टार्टिंग में था वही सा क्या आ गया, बाद में आ गया। कि इसी तरह से सेट बनते हैं कि जो फर्स्ट वाला होता है सेम टू सेम वैसा का वैसा ही 8th हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में कैसे लिखना है इसको कि एलिमेंट्स, इंग्लिश
ऑफ इंग्लिश, पढ़िए इसको यहाँ से कि इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड गेव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और ये जो ऑक्टेव्स का नियम कहा जाता है इसको, ऑक्टेव्स का मतलब 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट्स, ऑक्टेव्स। ही अरेंज्ड द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उन्होंने इस तरह से जमाया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट हो। एंड फाउंड दैट, और उन्होंने पाया दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट वॉज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑक्टेव। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। इन म्यूजिक, म्यूजिक में क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा। तो फर्स्ट एलिमेंट एट्थ एलिमेंट जैसा दिखता है, इन्होंने भी यही बात बताई थी कि सिमिलर प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट और एट्थ की। तो लिखा इन्होंने कि इन म्यूजिक द एट्थ लेटर कम्स एज फर्स्ट लेटर आफ्टर 7 लेटर्स। और ये एलिमेंट्स के जो ऑक्टेव्स थे स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से थे? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस तरह से 7 के एलिमेंट इन्होंने बनाए थे। और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 7, 9, 11, 12, 14, 16 और 19, इस तरह से ये इनके एटॉमिक वेट भी इन्होंने लिखे थे। फर्स्ट वाला जो था स्टूडेंट्स वो इन्होंने ऑक्टेव बनाया, दूसरा वाला ऑक्टेव इन्होंने ये वाला बनाया, और तीसरे वाले ऑक्टेव में अटक गई। 2 ही ऑक्टेव बना पाए, उसके बाद ये बना ही नहीं पाए, बस इतना ही बनाए इन्होंने। अब इनकी ड्रॉबैक क्या थी कि इन्होंने भी 2 ही ऑक्टेव बनाए, इनसे नेक्स्ट ऑक्टेव बन ही नहीं पाया। तो यस, इनका जो ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स वो यही है, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज नॉट यूज्ड फॉर एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम, कि कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑक्टेव काम नहीं करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतना आपने बात पढ़ी। अब इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ ऑक्टेव ऑफ न्यूलैंड। व्हाट इज़ द ऑक्टेव, ऑक्टेव क्या होता है? गिव एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, दोनों ऑक्टेव में से कोई एक याद कर सकते हैं आप। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेव प्रिंसिपल ऑफ न्यूलैंड। तो इसमें भी आपको न्यूलैंड की थ्योरी लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। क्या हुआ कि इन्होंने सिर्फ इतने से एलिमेंट्स के बारे में बताया, उसके बाद में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टूडेंट्स डिमित्री मेंडलीफ और लोथर मेयर। इन्होंने बाद में बताया कि अगर खूब सारे एलिमेंट्स हैं तो उनको किस टाइप से सेटलमेंट किया जाएगा और किस तरह से एक अच्छी तरीके से हम लोग टेबल बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि डिमित्री मेंडलीफ एंड लोथर मेयर ने क्या कहा था। एक बार ज़रा ये पढ़ लेते हैं। सो दैट सम साइंटिस्ट वर वर्कड ऑन इट, कुछ साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया क्योंकि ऑक्टेव सक्सेस नहीं हो पाया था, इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया। एंड रशियन साइंटिस्ट डिमित्री मेंडलीफ एंड लोथर मेयर हैव डेवलप्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने क्या किया, मेंडलीफ ने और लोथर मेयर ने पीरियोडिक टेबल बनाई जिसके अंदर इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को सेटल डाउन किया। तो कल हम पढ़ेंगे कि मेंडलीफ ने कैसे बताया था और लोथर मेयर ने कैसे बताया था स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप याद कीजिए स्टूडेंट्स, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, याद करोगे तभी सीख पाओगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।